सास बहू और रंग बिरंगी बकरियों की बिक्री। एक गांव में अनसुया नाम की औरत रहती थी। उसका एक लौता बेटा था, नाम था सूरी। अनसुया का पति मल्लैया कई सालों से बकरियों का मांस बेचता था। अनसुया और उसका बेटा सूरी भी इन्हीं बकरियों का धंधा करते थे। अनसुया उन बकरियों की दूध बेचती थी। सूरी और मल्लैया दोनों हर दिन उन बकरियों को लेकर जंगल में ले जाकर उनसे चारा खिलवाकर वापस आया करते थे। एक दिन अनसुया अपने पति मल्लैया के पास आकर बोली, अजी सुनते हैं, हमारे बेटे सूरी के उम्र के बाकी लड़कों की शादियां हो गई हैं। आजकल तो गांव वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि कब तक अपने बेटे की शादी नहीं करवाओगे। क्या मैंने कभी उसको शादी करने से मना किया है क्या? हमेशा वही मना कर देता है और बोलता है कि अगले साल शादी करेगा। मैं क्या करूं? बता, जबरदस्ती तो उससे शादी नहीं करवा सकता ना। अजी समझा बुझाकर उसकी शादी करवा देंगे। इस तरह बिना शादी के अकेला कितने दिन रहेगा? इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि दूर से सूरी को आता हुआ देखकर मल्लैया बोला, वो देख, वो खुद ही आ रहा है। जो भी समझाना बुझाना हो सब तू ही देख ले। ऐसा बोल रहा था कि तभी सूरी घर के अंदर आ गया। आते ही बोला, अरे माँ, उस मस्तान ने कहा है कि बकरी के पैसे कल देगा। हाँ ठीक है बेटा, तू जरा अंदर आके बैठ तो, उसने कहा। सूरी जाकर अपनी माँ के पास बैठ गया। देख बेटा, गांव में सब बच्चों की शादियां हो रही हैं। हम चाहते हैं कि तू भी इसी साल शादी कर ले। मैं नहीं करना चाहता माँ, अगले साल करूँगा। हर साल बस तू यही बोले जा रहा है। पहले ये बता कि तू मना क्यों कर रहा है? मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ, जब से होश संभाला है हम बस ये बकरियों का धंधा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। घर ढंग का नहीं बना सके, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में मैं शादी कैसे कर लूं? अच्छा, तो ये है तेरी समस्या। हाथ में पैसे नहीं है तो तू शादी करना मना कर देगा। अगर दुनिया में सब लोग तेरी तरह ही सोचने लगे ना, तो 80% लोग कुंवारे ही रह जाएंगे। तू ये सब सोचना बंद कर दे। हो सकता है उसके कदम हमारे घर पर लक्ष्मी के कदम हो जाएं। शादी कर ले बेटा। इस तरह अनसुया ने अपने बेटे को शादी के लिए मना लिया और अपने घर बहू ले आई। अनसुया की बहू का नाम स्वाति था। वो बड़ी समझदार थी, काम काज भी अच्छा कर लेती थी। घर में सब लोगों से मिलजुल कर घर के काम फटाफट कर लेती थी। एक दिन वो अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ। बोल बेटा, क्या चाहिए? तूने खाना खा लिया? हाँ खा लिया सासू माँ। अगर आप ये नहीं सोचे कि कल की आई छोकरी इतने सवाल कर रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ सासू माँ, बताओगी? एक सवाल क्या, 100 सवाल कर ले। तू अब इस घर की बहू है, तुझे भी सब पता होना चाहिए। अच्छा तो बताइए, हम कितने सालों से ये बकरियों का धंधा कर रहे हैं? 30 साल से कर रहे हैं बेटा। 30 साल से कर रहे हैं? तो फिर हम आज भी इस तरह गरीब ही क्यों हैं सासू माँ? उसने पूछा। तब अनसुया ने जोर की सांस लेते हुए कहा, जैसी किस्मत होगी वैसा ही होगा ना बेटा। आसपास के गांव में बकरियां चराने वाले बहुत लोग हैं। हमारी बकरियां जितनी भी ताकतवर हो, जितनी भी स्वस्थ हो ना, लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं होते। 10-12 हजार की बकरियों का हमें सिर्फ 5-6 हजार ही मिल रहे हैं। इसीलिए हम जितना भी मेहनत करें, हमारी स्थिति बदल नहीं रही, उसने कहा। सारी बात सुनकर स्वाति बोली, हम क्या हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे सासू माँ? पता नहीं बेटा, अगर नसीब बदला तो शायद हम भी बदल जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही स्वाति किसी सोच में पड़ गई। नसीब को बदलना होगा। नसीब यूं ही थोड़े ना बदल जाता है, हमें भी जो करना है वो करना होता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोचना होगा कि क्या करने से हमारी ये किस्मत बदलेगी। इस तरह सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगी। टीवी में एक सीन चल रहा था जिसमें हीरो एक आदमी को
धोखा देकर बकरी को बेच देता है। उस सीन को देखकर स्वाति बोली, अरे वाह, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। अगर बकरी में कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी तभी लोग ज्यादा पैसे लगाकर उन्हें खरीदेंगे और तब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन कौन सी स्पेशलिटी होती होगी? इस तरह बोलकर वो किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद स्वाति के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तुरंत वो अपनी सास के पास पहुंची। सासू माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है जिससे हमारी बकरियां ज्यादा दाम में बिक जाएंगी। अच्छा, क्या आइडिया है बेटा? नहीं बताऊंगी सासू माँ, करके दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से चली गई। सुबह जब अनसुईया बकरियों को देखने पहुंची तो उन्हें देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है? सुबह होते ही इन बकरियों का रंग कैसे बदल गया? हुआ क्या है? ऐसा सोचते हुए उन बकरियों को देख रही थी कि स्वाति आई। कुछ नहीं हुआ सासू माँ, उन बकरियों पर मैंने ही रंग लगाए हैं। बकरियों पर रंग क्यों लगाया है बेटी? आप थोड़ी देर रुक जाइए सासू माँ, आपको ही पता चल जाएगा। वो बस बोल ही रही थी कि वहाँ एक पवन नाम का आदमी पहुँचा। माँ जी, मेरे भाई की शादी है, मुझे 2 बकरियां चाहिए। 2 ही क्यों, 10 ले जाइए। ये देखिए, रंग बिरंगी फॉरेन बकरियां। ऐसा बोलते हुए उसने सारी बकरियों को दिखाया। रंग बिरंगी बकरियों को देखकर पवन दंग रह गया। ये क्या बहन जी, ये एक एक बकरियां अलग अलग रंग में हैं? और नहीं तो क्या, ये सारी बकरियां इम्पोर्टेड हैं। विदेश से हमने आज ही इम्पोर्ट कराया है। क्या, विदेश से? हाँ, वो देखो, वो लाल बकरी चाइना से आई है और उस गोरी सी बकरी को मैंने अमेरिका से मंगवाया है। मैं चाहती हूँ कि इसका परिवार यहाँ अपने देश में बढ़ाऊं। ये बात सुनकर अनसुईया और पवन दोनों दंग रह गए। अनसुईया का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या सच में एक एक रंग की मुर्गी एक एक देश की है? हाँ, और भी आ रही हैं। ये बस सैंपल के लिए मंगवाया है। अगर मैं अपने भाई की शादी में चाइना की बकरी खिलाऊंगा तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर ये बकरियां चाइना और अमेरिका से आए हैं तो इनके दाम तो ज्यादा होंगे ना? अरे भाई, बकरियों का मोल तो उनके मांस के आधार पर ही टिका हुआ होता है ना, उसने कहा। पवन बड़ा खुश हो गया। ठीक है, मैं उस चाइना की बकरी और अमेरिका की बकरी दोनों को लूंगा। कितने का दोगे? चाइना की बकरी 10,000 की है, अमेरिका की बकरी 2,000 ज्यादा की है, 22,000 होंगे। अरे वाह, ज्यादा महंगे नहीं हैं। लाइए, इधर दीजिए। ऐसा बोलकर उसने पैसे देकर दोनों बकरियां लेकर चला गया। उसके जाते ही स्वाति ने उन पैसों को अनसुईया को देते हुए बोला, ये लीजिए सासू माँ पैसे। पैसे तो अच्छे आए हैं, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर बेचना गलत है ना? सासू माँ, हमने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन हमने उन बकरियों का दाम तो नहीं बढ़ाया ना। हमने बस झूठ बोला है, धोखा नहीं दिया। कुछ नहीं होगा, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, उसने कहा। दूर से सूरी अपनी पत्नी की चतुराई देख रहा था। वो अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैंने सोचा था कि बीवी आएगी तो खर्चे बढ़ेंगे, सिरदर्द बढ़ेगा, लेकिन तुम मेरी मुश्किलें दूर करने के लिए समझदारी से सोच रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद किया। उस दिन से स्वाति अपनी सूझबूझ से उन बकरियों का धंधा संभालती थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहुत बड़ा मकान बना लिया और खुशी खुशी रहने लगे। समझदार बहू, रास्ता भटकी सहेली। रामापुर नाम के गांव में साधना और शारदा नाम की सास बहू रहते थे। दोनों बड़े मेल जोल से रहते थे, ऊपर से बड़े समझदार भी थे। उस गांव में किसी को भी कोई भी समस्या आए, वो इनके पास ही हल के लिए आते थे। इसी तरह एक दिन सुगना नाम की औरत साधना के घर आती है। सुगना को देखकर शारदा बोली, अरे सुगना, आओ आओ, बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। सुना है आजकल शहर में रहती हो, गांव कब आना हुआ? ये बता, बहू और बेटा कैसे हैं? तब सुगना बोली,
क्या बताऊं शारदा, उसी के बारे में तुझसे बात करने यहाँ आई हूँ। बेटे ने मुझसे कहा था कि तुम अकेली गांव में क्या करोगी, ऐसा बोलकर मुझे शहर ले गया। शुरुआत के दिनों में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। एक दिन इस तरह वो अपना सारा फ्लैशबैक बताने लगती है। अरे रे रे रे, ऑफिस से घर आने के लिए ना मुझे डर लग रहा है आजकल। हर दिन कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है तेरा। किस चीज की कमी है तुझे यहाँ? हर चीज तो तेरी इच्छा के मुताबिक ही खरीद रहा हूँ ना। तुझे शॉपिंग पे जाना था तो मैंने मुंह मांगा रकम तुझे दिया, घूमने फिरने के लिए कार भी खरीद के दिया। सच कहूँ तो मेरी सैलरी और मेरे सारे कार्ड्स भी तेरे पास ही रहते हैं। इतना करने के बाद भी तुझे और किस चीज की कमी रह जाती है? इतने दिनों में मैंने या मेरी माँ ने तुझे एक बात भी नहीं कहा। तुझे और क्या चाहिए बोल। देखिए, आज के बाद आपकी माँ इस घर में नहीं रहनी चाहिए। उन्हें देखते ही मुझे चिढ़ मचने लगती है। मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, लेकिन अभी इसी वक्त उन्हें यहाँ से निकाल दीजिए। बकवास बंद कर। तू कौन होती है ये सब बोलने वाली? हाँ, पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? तो ठीक है, आप ही रहिए यहाँ, मैं चली, गुड बाय। इस तरह बोलकर वो कार की चाबी लेकर जाने ही वाली थी कि सुगना बोली, अरे बेटा अब बस भी कर। बेटा तुम लोग झगड़ा मत करो। बेटी रेखा रुक जा, बेटी रुक जा। तब उसका बेटा बोला, जाने दे माँ, जाने दे। मैं समझ लूंगा कि मेरी जान छूटी। हाँ। इस तरह गुस्से से वो अपने कमरे में चला गया। इस तरह उसने सारी बात शारदा को बताई। तुझसे ये बात बताने के लिए ही मैंने उसे कुछ बहाने बनाकर इस गांव लेकर आई हूँ। शारदा, मैं नहीं जानती कि तू क्या करेगी, लेकिन तुझे ही अब मेरे बहू और बेटे को एक करना होगा। मेरा क्या है, अब बूढ़ी हो गई हूँ, यही अकेली अपना जीवन जी लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू खुशी खुशी साथ रहें, उसने कहा। सुगना की बातें सुनकर शारदा बोली, अरे सुगना, तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, मैं देख लूंगी। तू जाकर आराम कर, समझ गई? उसी विश्वास से मैं इतने दूर आई हूँ। अच्छा शारदा, तो मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। 2 दिनों बाद साधना अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मंदिर से घर लौटकर आ रही थी कि तभी उसे बगल में कार के मैकेनिक शेड में रेखा मिली। रेखा को देखकर साधना सोच में पड़ गई। ये क्या, देखने में तो रेखा लग रही है। हाँ, पास जाकर देखती हूँ, ऐसा सोचकर वो उसके पास गई। हाय रेखा, पहचाना मुझे? मैं तेरे साथ इंटर में पढ़ती थी, हम लोग हॉस्टल में भी साथ रहते थे। मैं हूँ साधना। अरे व्हाट अ सरप्राइज, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? तेरे वजह से ही तो इंटर में फेल होने वाली थी, लेकिन डिस्टिंक्शन में पास हो गई। तुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे रेखा, ये मेरा ससुराल है। शादी के बाद मैं इसी गांव आ गई। और तू? इसी गांव में मेरी माँ लोग रहते हैं। इतनी जल्दी भूल गई? ओह अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, पता है? हाँ यार, तूने सच कहा। चल गाड़ी में बैठ, जाते जाते बातें करेंगे। ऐसा बोलकर दोनों कार चढ़ गए। कार में जाते जाते साधना बोली, मैडम जी का कार तो एकदम बढ़िया है। ये कार तेरी ही है क्या? ड्राइविंग भी खूब अच्छी कर रही है तू। हाँ यार, ये ना मेरे पति ने मुझे गिफ्ट की है मेरे घूमने फिरने के लिए। मेरी फेवरेट कार, वो भी मेरी फेवरेट कलर। अच्छा, तुझे कार क्या इतनी पसंद है? हाँ यार, इसीलिए तो कार पे छोटी सी स्क्रैच आ गई थी, उसे ठीक करवाने के लिए ही शेड गई थी मैं। अरे इसमें क्या है, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो था। इस कार को बेचकर नया कार खरीद लेती। क्या कहा? क्या बोल रही है तू? 10 लाख रुपए की कार है, छोटी सी स्क्रैच की वजह से इसे बेच देंगे क्या? स्क्रैच को रिपेयर भी तो करवा सकते हैं। मेरा कार मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा 1 मिनट। ऐसा बोलकर साधना फोन निकालकर अपनी सासू माँ को फोन लगाती है। हेलो सासू माँ, मैं घर आ ही रही थी कि रास्ते में मुझे मेरी दोस्त रेखा मिल गई।
जरा मैं उससे बातें करके घर आऊंगी, ठीक है? ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। अरे क्या यार, दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए भी तुझे अपनी सास से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नॉनसेंस। ये परमिशन नहीं, इंटीमेशन था। एक बहू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सास को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से मेरी सास बहुत अच्छी है, पूरे गांव में इनकी बहुत इज्जत है, इसीलिए मिनिमम कर्टेसी तो दिखानी ही पड़ती है। इसका मतलब तू अपने सास ससुर के साथ रहती है? हाँ यार। माय गॉड, इन बुढ़ों के साथ कैसे मैनेज कर लेती है तू? सुबह उठते ही चाय कॉफी ये वो करके जान ले लेते हैं ये। मुझसे नहीं होता ये सब। हाँ, देखने में तो बुढ़े हैं, लेकिन एक बार सोचो तो बहू के नाते उनका एक्सपीरियंस 30 से 35 साल का है। बोलो तो वो हमारे सीनियर्स हुए। जिंदगी भर के सारे सीख हम उनसे सीख सकते हैं, वो भी मुफ्त में। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो काम बन जाता है। इसीलिए कम से कम उनकी सीनियरिटी के लिए और उनके एक्सपीरियंस का तो हमें इज्जत करना चाहिए ना। लेकिन हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन क्लासेस सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वही बातें अगर घर के बुजुर्ग बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारी क्लास ले रहे हैं और उन्हें घर से भगा देते हैं। ऐसी हो गई है हमारी परिस्थिति। अपनी दोस्त की बातें सुनते ही रेखा अचानक से अपनी कार रोक देती है। तब साधना पूछती है, क्या हुआ तुझे? इतना सडन ब्रेक क्यों मारा? साधना, मुझे तुझसे एक बात बतानी है। ऐसा बोलकर उसने सारी बात अपनी दोस्त को बताई। तब रेखा बोली, बता यार, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, इसमें गलत क्या है? तब साधना बोलती है, देख, अगर सही और गलत को 1 मिनट भूल जाएं, तो जो तूने किया उसे सैडिज्म कहते हैं। सामने वाले को दुख पहुंचाकर तो खुश रहना चाहती थी ना, उसी को सैडिज्म या साइकोइज्म कहते हैं। वैसे भी माँ बाप को प्यार करने वाले पति मिलना बहुत लकी बात होती है। ऐसे लोग ही अपनी पत्नी को उससे ज्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि अपने पति के करीबी लोगों को ध्यान से देखभाल करना एक पत्नी के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। तू जानती है ना वो तुझसे कितना प्यार करते हैं और तुझे कितने प्यार से रखते हैं। देख, 10 लाख रुपए की इस कार पर जब छोटा सा स्क्रैच पड़ गया था, तूने इसका रिपेयर करवाया, लेकिन इसे बेचा नहीं ना। उसी तरह इस कार को गिफ्ट करने वाले तुम्हारे पति का तुम्हें कितना वैल्यू करना चाहिए। एक बार मेरी बात पर गौर कर। चल, तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी सासू माँ तेरे घर से चली तो गई, लेकिन इन सब से क्या तेरे पति खुश रहेंगे? वो उसी क्षण से तुझे एक राक्षस की तरह देखते होंगे, लेकिन बाहर हंसते हुए लोगों के सामने नाटक करते रहेंगे, लेकिन उनके मन में तेरे लिए कभी भी जगह नहीं रहेगी। इस तरह की झूठी खुशी तुझे सच में चाहिए क्या? देख रेखा, तूने जो आजू बाजू रेखाएं बनाई है ना, उन सबको मिटा ले, तब तुझे को समझ में आ जाएगा कि तूने क्या मिस किया है। ये सब बातें सुनकर रेखा गहरी सोच में पड़ जाती है। थैंक यू साधना, मैंने बस यही सोचा था कि मैं खुश रहूं, लेकिन मुझे अभी समझ में आया है कि मेरे साथ रहने वालों की खुशी भी मुझ पर ही निर्भर होती है। थैंक्स यार, तूने मुझे सारी बात बड़े अच्छे से बताई। मैं अभी अपनी सासू माँ को कॉल करके माफी मांगूंगी। अरे कॉल करने की क्या जरूरत, चल मेरे साथ, हमारे घर पे ही है तेरी सासू माँ। क्या सच में? इस तरह साधना सारी बात रेखा को बताती है। साधना के घर पहुंचकर रेखा अपनी सासू माँ के पैरों पर गिर जाती है। सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, फिर कभी मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, इस तरह कहती है। ये सुनकर सुगुणा बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटी, तू वापस आ गई, मेरे लिए बस यही काफी है। शारदा, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा, तेरी वजह से ही मेरी बहू मेरे पास वापस आ गई। बेटी साधना, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब रेखा बोली, चलिए सासू माँ, हम दोनों अभी के अभी मिलकर आपके बेटे को सरप्राइज देंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं।
ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।